साथियों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस खंड को लेकर आया हूं मैं। आज आपको हम बताने का प्रयास करेंगे इससे पहले जो एग्ज़ाम हुई थी उनमें किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही साथ यदि आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हो, आप जानते हो जीएस खंड सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं उन जीएसओं की जो पिछले अध्याय में पूछा गया था और उन्हीं को लेकर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। साथियों, आपसे मैं आग्रह करूँगा, प्लीज़ यदि आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक लाइक हमें मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग सवाल की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप देख पाएंगे आपके सामने ये रहा सवाल और यहाँ पर आप देखेंगे पहला ही सवाल आपके सामने है। क्या कह रहा है? कौन सा सही मेल है? कौन सा सही मेल है? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ध्यान से अगर यहाँ पे देखेंगे तो विद्युत मोटर जो कहा जाता है कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वहीं सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है और विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। साथियों, हमारा पहला नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्त, वो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि फिर सुरक्षा फ्यूज की बात करेंगे हम लोग, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है। वहीं विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में बदल देता है। तो इस बात को आप याद रखिए। ये तीनों प्रश्न यहाँ से बनने की चांस आगे बनती है। चलिए अगला अगर पढ़ेंगे आप ध्यान से अगर देखें क्वेश्चन को, तो क्या कह रहा है दोस्त? दूरदृष्टि जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, वह दृष्टि दोष क्या कहलाता है? दोस्त इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन ये बोलेगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि लेकिन पास की वस्तु देख पाता है, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। जब पास की वस्तु देखेगा तो आप जानते हैं पास का मतलब क्या होता है? निकट होता है। पास का मतलब निकट होता है। तो आपको देखना, यदि पास देख पा रहा है वो, इसका मतलब उसके अंदर निकट दृष्टि दोष हुआ है। लेकिन जैसे वो बोलेगा कि दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है और पास की नहीं देख पाता, तो आप उसको बोलेंगे कि सर इसमें दीर्घ दृष्टि दोष लगा हुआ है। मतलब यदि दूर देख पा रहा अच्छे से, तो आप कह सकते हैं कि उसमें दीर्घ दृष्टि दोष, या जिसको आप प्यार से बोलते हैं दूर दृष्टि दोष हुआ है। आप ये भी जान लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बढ़ सकता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, निकट की जब भी बात करेंगे हम लोग, तो याद रखिएगा अवतल लेंस की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्त? अवतल लेंस की बात करता है। जबकि वहीं हम लोग दूर की बात करेंगे दोस्त, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। दूर की जब भी बात करेंगे तो हम लोग को उत्तल के साथ जाना है। इस बात को भी याद रखिएगा आप। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होने वाली है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? सोनार तकनीक में उपयोग होता है। तो आप जानते हैं सोनार का उपयोग जो होता है दोस्त, वो आपको समुद्र में होता है, लेकिन कहीं पे भी समुद्र का उपयोग कहीं नहीं बताया गया है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त आपको, और इनमें से कोई नहीं। हमको हमेशा जो है बीपीएससी वैसा डाटा सेट करती है जहां आप फंस सके। तो इस बात को आप याद रखिए। जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो साफ साफ वहाँ सोनार के बारे में बताया गया है। समुद्र की जो लहरें होती है वहाँ के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना घटित होती है? बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना घटित होती है? तो याद रखिएगा दोस्त, ये आपका बिजली का निर्वहन होता है। क्या होता है दोस्त? बिजली का निर्वहन हो। जबकि वहीं बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जिंग का, तो बिल्कुल भी नहीं होता है। विद्युत आवेश बिल्कुल नहीं होता है। और आप जानते हैं जब बिजली का निर्वहन होगा, तो जब जिस वक्त बिजली गिरती है उस टाइम में क्या होता है दोस्तों? बिजली का निर्वहन होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला बोल रहा है 2012 में CERN यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुचारित
गॉड कण की खोज की गई थी, इस कण का वैज्ञानिक का नाम क्या है। दोस्त इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त वो क्या होगा, इसका आंसर हिग्स बोसोन, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, हिग्स बोसोन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आगे अब ये क्वेश्चन दोस्त कहाँ से पूछा गया मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके घटना से जो पूर्वालोकन होता है उनसे उठा के पूछ दिया है। तो क्या बोल रहा है देखिए, विवर्तन झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी का किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा। तो आप भी जानते हैं इसका यदि आपने घटना चर पढ़ा होगा तो हूबहू ऑप्शन सेम के साथ दिया है। इसका सही जवाब विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की उम्मीद पूरी पूरी बनती है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्त याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछने के आसार पूरे हैं। समझिए, रमन प्रभाव सर्वी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्त जब भी बात करेंगे रमन प्रभाव का, याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और क्या होती है दोस्तों, घटती भी है। मतलब दोनों क्रिया जो होती है दोस्त वो मतलब रमन प्रभाव सर्वी के रमन के जो इसका कथन दिया गया था उस कथन के अनुसार आवृत्ति जो होती है प्रकीर्णन की वो बढ़ती भी है और साथ ही साथ घटती भी है। अगर ऑप्शन में रहता बढ़ती है घटती है दोनों होती है तो आप ध्यान से मारते सर, बढ़ती भी है और घटती भी है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप इसको आप चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए तो अब यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है दोस्त, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अर्धचालक वे सामग्री हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। मतलब अर्धचालक वे सामग्री हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। तो क्या गुण होते हैं दोस्त, क्या विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से अधिक होती है या विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। तो दोस्त याद रखिएगा विद्युत चालकता कभी भी शून्य नहीं होगी और अधिक भी नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आप भी जानते हैं इसका आंसर मतलब विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। क्या होती है, धातुओं की चालकता से कम होती है। अगला बोल रहा है दोस्त ये सारा क्वेश्चन आपके विज्ञान खंड से लिया गया है, इस बात को भी आप समझिएगा। बोल रहा है सौर सेल का एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि की बात कर रहा है दोस्त, आप समझिएगा ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कहा गया है जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। मतलब जब सूर्य किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का जो घनत्व होता है दोस्त क्या होता है, अधिकतम होती है। न्यूनतम की बात करें आप 31 कीजिएगा जबकि इसका घनत्व अधिकतम होता है। अब ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से, ये भी क्वेश्चन आपकी घटना चक्र से उठाया गया है कि कौन सी धातु संचारण नहीं करती है। मतलब आप यहाँ पढ़ेंगे ध्यान से तो कौन सी धातु संचारण नहीं करती है। देखिए सोना, लोहा, प्लेटिनम, जी हाँ बिल्कुल तीनों का तीनों ऑप्शन जो मेरा दोस्त है वो क्या है दोस्त, ये धातु संचारण नहीं करती है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। इस बात को भी आप याद रखें, यानी कि सोना, लोहा और प्लेटिनम की हम लोग जब बात करते हैं तो ये धातुएं जो है दोस्त संचारण की व्यवस्था नहीं कर पाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
देखिए अगला प्रश्न कह रहा है वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्या है दोस्त, यहाँ पे तेल है मान लीजिए, और एक जगह वसा है, यानी कि दोनों यदि मिलाया जाए आपस में तो ये क्या कहलाएगा, वही कहता है ये क्या कहलाएगा। तो दोस्त याद रखिएगा एंटीऑक्सीडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त, जब वसा और तेल को हम लोग मिलाते हैं तो याद रखिएगा एंटी ऑक्सीडेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्त, एंटी ऑक्सीडेंट कहलाएगी। फिर बोल रहा है कि पानी का इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। मतलब पानी का जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है वो क्या होती है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से उठाया गया है, क्लास 10th के एनसीईआरटी से। देखिए ध्यान से, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त विघटन प्रतिक्रिया। मैं बार बार कहता हूँ यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं बार बार कहता हूँ आप एनसीईआरटी को मत भूलिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सब का सब एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। सबका सब दोस्त एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है। तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, अभी आपके एग्ज़ाम में समय भी है, तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको पता है ये पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू आपके एग्ज़ाम में 110% काम आती है। बोल रहा है टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो दोस्त याद रखिएगा टमाटर जो आपका होता है दोस्त, आप भी जानते हैं टमाटर और पालक की जब बात आएगी तो आप टिक करिएगा ऑक्जेलिक अम्ल, कहीं कहीं ऑक्सैलिक रहेगा तो कहीं कहीं ऑक्जेलिक रहेगा। देख लीजिएगा ऑप्शन में जो भी रहे आप टिक कर दीजिएगा वहीं पे। टार्टरिक की बात करेंगे हम लोग, टार्टरिक की हम लोग बात करते हैं, ये आपका इमली में होता है, जबकि एसिटिक अम्ल की बात करेंगे हम लोग, ये आपका सिरका में होता है। तो सिरका पूछेगा, एसिटिक अम्ल, इमली पूछेगा, टार्टरिक अम्ल, जबकि पालक की बात करेगा और टमाटर की बात करेगा तो ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा इसका सही जवाब। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न समझ में आया होगा। यदि दोस्त आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेट मिलेगी, और आपका इसी प्रकार से जितने भी खंड के प्रश्न होंगे मैं सबको लेकर आऊँगा। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं इसमें क्या होगा, मुझे मोटिवेट मिलेगी और मैं आगे अच्छे से बढ़ा पाऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 100% यानी कि 100% शुद्ध एथेनॉल को क्या कहा जाता है। आप भी जानते हैं दोस्त ये प्रश्न जो है आपके बीपीएससी में घटना चक्र से उठाया गया था। तो 100% शुद्ध एथेनॉल को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा इसको पूर्ण शराब कहा जाता है। जब भी बात करेगा 100% शुद्ध अगर एथेनॉल है शुद्ध, मतलब यदि मान लीजिए मिलावट की बात करेंगे, मान लीजिए 60 और 40 रहेगा, फिर आपका ये शुद्ध जो है शराब पूर्ण शराब नहीं बनेगी। जैसे बात करेगा यहाँ पे आपसे कि शुद्ध सोना शुद्ध है, इसको आप शुद्ध एथेनॉल बोलेंगे। जब भी बात करेगा तो आप याद रखिएगा इसका आंसर पूर्ण शराब इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। क्या बोल रहा है दोस्त, क्या कह रहा है, क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है। ये पहला लाइन हुआ। दूसरा, क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है, तीसरा कह रहा है आपको यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। बिल्कुल ये तो नहीं होगा दोस्त, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये रासायनिक परिवर्तन उदाहरण नहीं है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, इसका ए और बी दोनों सही जवाब, मतलब 1 और 2 इसका दोनों का दोनों जो मेरा कथन था वो दोनों मेरा सही कथन था। अगला बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जा गया है, तो सही विकल्प चुनिए। साथियों आप जानते हैं कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एनसीईआरटी तो पूछ रहा है, लेकिन साथ ही साथ घटना चक्र को नहीं छोड़ रहा है। और तो और हम बात करेंगे क्वेश्चन आपके जीएस खंड में डीपली से पूछता है। कहाँ से पूछता है दोस्त, आपको डेप्थ होकर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे मैं हवाई में उड़ जाऊं, ये आपके भूल हो सकती है। यदि आप चाहते हैं आपका अच्छा नंबर आवे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप क्या करें दोस्त, आप एनसीईआरटी को बड़ी ही ध्यान और गहन पूर्वक से पढ़ें।
इसका आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोस्त हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, पानी और लौह धातु। क्या हो जाएगा दोस्त? तो हाइड्रोजन गैस, पानी और लौह धातु हो जाएगा। अगले प्रश्न के देखते हैं हम लोग। बोल रहा है किसका वजन सबसे अधिक होगा। यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन दिया हुआ है। बोल रहा है किसका वजन सबसे अधिक होगा। क्या वो सुक्रोज का होगा, जिसको C12H22O11। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये आपका चीनी का सूत्र भी होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, बताइए मुझे चीनी का सूत्र क्या होगा, तो आप कहेंगे सर C12H22 और O11, मतलब कार्बन 12 ठो है और हाइड्रोजन की बात करेंगे हम लोग 22 हो जाएगा, जबकि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं दोस्त 11 हो जाएगा। वहीं CO2 के 2 मोल या फिर CaCO3 के 2 मोल होते हैं। तो दोस्त सबसे अधिक वजन की बात करेंगे हम लोग, इसका जवाब जो हो जाएगा CaCO3। आप जानते हैं किसका सूत्र होता है, ये खड़िया का होता है, चूना पत्थर का होता है, संगमरमर का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। ध्यान रखिएगा CaCO3 होता है। वहीं पूछेगा आपसे झड़िया का सूत्र, खड़िया का सूत्र, तो याद रखिएगा इसका भी CaCO3 होता है। बोलेगा चूना पत्थर CaCO3 होता है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कैल्शियम का सूत्र पूछेगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला बोल रहा है आपसे हरित रासायनिक शब्द से क्या तात्पर्य है। हरित रासायनिक शब्द से क्या तात्पर्य है, तो याद रखिएगा दोस्त, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वास्तविक विश्व की पर्यावरण समस्याओं के नवीन वैज्ञानिक समाधान। मतलब वास्तविक विश्व की पर्यावरण। अच्छा मुझे बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। हम जानेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। एक बार कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, एक बार लिखिए प्यार से जय माँ सरस्वती और लिखिए कब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही जवाब है, क्योंकि वह प्रक्रिया जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर रासायनिक प्रकृति क्रिया के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है। आप जानते हैं दोस्त पर्यावरण जो होता है दोस्त, आपके चारों ओर जो वायु की आवरण होती है उसी को पर्यावरण अर्थात वायुमंडल, या आपके सामने जितनी भी चीज़ें दुनिया में दिखती है आपको उस सब का सब क्या है, तो पर्यावरण है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाता है। आप मुझे बताइए पहले कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। आप जानते हैं दोस्त, जैसे मान लीजिए प्रकाशों का फैलना, यदि मान लीजिए कोई प्रकाश यहाँ पे सूरज है और उनका यहाँ प्रकाश आती है और यहाँ पे प्रकाश फैल जाती है, तो यही प्रकाशों का फैलना जो है दोस्त आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा। ध्यान रखिएगा आपको NaCl का पतला घोल को छोड़कर यदि इसकी बात करें, इसको हम काट के तीनों का तीनों मेरा सही उत्तर हो जाएगा। मतलब दूध या स्टार्च सोल्यूशन। आप जानते हैं जब दो सही होगा तो फिर तुम्हें से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। इस बात को भी याद रखिएगा। अच्छा दोस्त, यदि आप जानते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए कि दूध का pH मान क्या होता है। दूध का pH मान क्या होता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध में कौन सी दूध में जो है दोस्त, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में जब दूध से कोई दही बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मुझे ये भी कमेंट कीजिएगा। मैं जानूंगा आपकी तैयारी कितनी है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, ये रहा, कह रहा है कि हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रभाव को कौन रोकता है। मतलब आपका हृदय संकुचन के दौरान जब होता है, रक्त जो होता है उनकी वापस जो आती है, उनके प्रभाव को रोकने का काम किसका होता है। जानते ये भी बायोलॉजिक प्रश्न है। ये आपका हृदय के वाल्व क्या होता है दोस्त, हृदय के। जैसे मान लीजिए एक मनुष्य होगा दोस्त, इसका जो हृदय होगा आप भी जानते हैं, हृदय जो होगा इसके रक्त जो वापसी की समय होगी उन्हें कौन रोकने का काम करेगा, ये आपका हृदय के वाल्व इसका सही जवाब हो जाएगा। अस्टेपेडियस
है एक। क्या बोल रहा है, एस्टेपेडियस क्या है, तो आप भी जानते हैं इसका आंसर मांसपेशी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्त, ये आपके बायोलॉजी से प्रश्न लिया गया है, साथ ही साथ ये आपको घटना चक्र में हूबहू ऑप्शन के साथ ये प्रश्न मिल जाएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप जितने भी बीपीएससी प्रश्न पूछे गए हैं सबका आप पीवाईक्यू लगा लीजिए डिफिनेशन के साथ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 15 क्वेश्चन में आप 12 से 13 प्रश्न वहाँ से सही करके आएंगे। बस बशर्ते शर्त यही है कि बीपीएससी मतलब मेंस बीपीएससी जो होता है आधिकारिक वाली वो, और टीआरई को। फिर बोल रहा है मेढक और टोड किस उभयचर के उदाहरण है, तो मेढक और टोड दोस्त ये आपके अनुराग का, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू उठा लिया है कहाँ से, तो घटना चक्र से ये भी क्वेश्चन उठाया गया है। तो मेढक और टोड की बात करेंगे हम लोग दोस्त, ये आपका मेढक और टोड किसका उदाहरण होता है, तो अनुराग का उदाहरण होता है। अगला बोल रहा है मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, का सही जवाब जो हो जाएगा एक्टिन और मायोसिन। आप भी जानते हैं ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बायोलॉजी से, मतलब आप एक चीज़ क्या देख रहे हैं, इस प्रश्न को लगाने के बाद आपको एक चीज़ तो ज़रूर फील हो जाएगा कि क्वेश्चन विज्ञान में जो है दोस्त कहाँ से पूछ रहा है। अक्सर प्रश्न जो है दोस्तों आपको बायोलॉजी वाला खंड से पूछा जा रहा है। बायोलॉजी या फिजिक्स से ही क्वेश्चन अधिकतर आपके एग्जाम में पूछता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्त, हाँ मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, चलिए आप समझने आपको आसानी होगी। उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19, ध्यान रखिएगा, कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्त, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका प्लाज्मा थेरेपी इसका सही जवाब। ये भी क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से ही चुरा गया है, प्लाज्मा थेरेपी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्त ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, यानी कि पत्ती की जो कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, क्या वो स्थान कोशिका द्रव में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, या पुरस में, या फिर उपरोक्त में से सभी, या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा तो जब भी पत्ती कोशिका की बात करता है तो प्रकाश संश्लेषण में दोस्त ध्यान रखिएगा क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है दोस्त, कमेंट कीजिए एक बार, क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे हम लोग, वहाँ पे जो है आपका स्थान रहता है। तो आप मुझे यहाँ से कमेंट करके बताइए प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो आप मुझे बताएंगे दोस्त ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मुझे। फिर बोल रहा है प्रोटिस्टा समूह में कौन सा कथन शामिल है, यदि आप 9th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहाँ पे इनके बारे में साफ साफ दर्शाया गया है। तो प्रोटिस्टा समूह की जब भी बात करेगा दोस्त आपके जहन में एक ही बात आनी चाहिए, क्या वो है आपका एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव। क्या है दोस्त, तो प्रोटिस्टा समूह में जब भी बात करेंगे हम लोग तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव की बात हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये आपके 8 के विज्ञान और 8 के भूगोल दोनों में मिल जाएगा ये प्रश्न, इस बात को आप याद रखिए। क्या कह रहा है, जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है वो रबी फसल कहलाती है। क्या मुझे बताइए, जो फसल जो है वर्षा ऋतु में बोई जाती है क्या वो रबी फसल कहलाती है, बिल्कुल भी नहीं सर, ये कथन तो गलत है सर जी। अब बात करते हैं दूसरा कथन, धान मक्का सोयाबीन मूंगफली और कपास रबी है, बिल्कुल नहीं सर, ये आपका तो खड़ी फसल हो गया ना। फिर बोल रहा है
शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खड़ी फसल कहलाती, बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो रबी होती है। मतलब यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है और इसको उल्टा के लिखा गया है, इसलिए इसका तीनों का तीनों गलत है। इसके लिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, आपके 8वीं क्लास में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी पढ़ना ना भूलें। मतलब इतना जान लीजिए, आप पढ़ने के क्रम में कभी आपको ये ना लगे दोस्त कि मैंने इस चीज़ को नहीं पढ़ा है, और आपका सिलेक्शन एक सीट तो पक्का होना तय ही है यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो। अगला बोल रहा है पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो याद रखिएगा दोस्त, जब भी पोमोलॉजी की बात करते हैं हम लोग, ये आपका फलों की अध्ययन है। तो पोमोलॉजी किसका, आप मुझे बताएंगे कि पत्तियों का अध्ययन और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पत्तियों का अध्ययन और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला बोल रहा है संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को क्या कहा जाता है? तो संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों को गति को क्या कहा जाता है? आप भी आज जानते हैं दोस्त, इसका सही जवाब, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड लिया गया है, केमोनेस्टी कहा जाता है। केमोनेस्टी कहा जाता है संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को केमोनेस्टी। आप सोचिए, मुझे जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे क्या आपसे बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं बनेगी सर। आपको एनसीईआरटी के पास के साथ साथ आपको घटना चक्र को भी पढ़ना पड़ेगा, और एमसीक्यू 100% लगाइए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से तय होगा। दोस्त, ये आपका विज्ञान का खंड है, ये आपका पहला पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद भी मैं लेके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आऊँगा। इस प्रकार से मैं आपका टोटल जीएस का खंड जितना होगा मैं वो करवाने का प्रयास करूंगा। जब जीएस हो जाएगा, पीआरटी के लिए मैथमेटिक्स प्लस आपको रीजनिंग लेके आऊँगा, सारा आपको करवाऊंगा। इसलिए आप यदि नए आए हैं, मेरा साथ देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, इससे मैं मोटिवेट रहूँगा और आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ आप जानते हैं ये चैनल छोटा है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संदीप सर का, जिन्होंने मुझे पीडीएफ दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, पढ़ाई करके अपने आप को मस्त मौला बना लीजिए और अपने जॉब की तलाश में जॉब कर लीजिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। चलिए, जय हिंद, नमस्कार।